हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एग्रीकल्चर स्टैटिक्स कृषि सांख्यिकी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पर स्टैटिक्स के कहीं भी क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं। यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपके इस सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में आपके स्टैटिक्स का पेपर होता है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर जो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में स्टैटिक्स का पेपर होता है। यदि आप किसी अदर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे हो सकता है आपका किसी और सेमेस्टर में स्टैटिक्स का पेपर होता हो। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स कृषि सांख्यिकी, तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, तो आप 100% एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम आपको 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। आपको दो पार्ट में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पार्ट वन पार्ट टू में, क्योंकि एक ही पार्ट में वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे क्वेश्चंस आपको, 65 के आसपास एक में और 65 के आसपास किसी दूसरे वीडियो में। तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद हम सेकेंड आपको अपलोड कर देंगे, जो इसका सेकेंड पार्ट रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए, पहला एक क्वेश्चन से कितना शानदार है। इसमें लिखा है, कृषि सांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है। तो आप लोग बताइए। ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही आते जब आपके विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इतना पढ़ लीजिए, 100% आप अच्छे नंबर लाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है। कृषि सांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है, तो बताइए आप किसको माना जाता है। आर ए फिशर्स इनको माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही होगा। अगला देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला है, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी के प्रयोग का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये आपका संग्रह सांख्यिकी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिख रहा है ना, तो बी सही होगा। चलिए स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें। आप सपोर्ट करेंगे तभी आपको ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे, और आप सबका सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहा है और आगे भी ऐसे मिलता रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। डाटा रिप्रेजेंटेशन के द्वितीय परिणाम चित्र है, यानी ये पूछ रहा है टू डिटर्मिनेशन डायग्राम है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। सहसंबंध गुणांक एवं प्रतीत गमन ज्ञात करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो ऑप्शन नंबर 4 का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आंसर नंबर ए समांतर माप, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखेंगे आप, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में से कौन से माप में समयांकों यानी डाटा को बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी मीडियन यानी माध्यिका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। किसकी सहायता से बौद्धिक स्तर क्षमता का दक्षता की माप यानी बौद्धिक दक्षता है, बौद्धिक स्तर या क्षमता या दक्षता की माप की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। चलिए स्टूडेंट, माध्यिका है इसका आंसर। अगला देखेंगे आप, वह मूल्य जो पदों की श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है और सबसे अधिक घनत्व में पदों के केंद्रीयकरण रहता है, तो क्या कहलाता है वो। जो ज़्यादा बार आता है उसको क्या कहेंगे। तो आप सबको ही पता होगा, बहुलक। जितनी संख्या ज़्यादा रिपीट होगी उसे बहुलक कहा जाता है। मान लीजिए 1 3 3 2 4 3, तो इस संख्या में जो बहुलक होगा क्या होगा, यहाँ पे आपका 3 होगा, है ना, क्योंकि 3 आपका कई बार आया है। अगला देखेंगे आप, व्यवसाय के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग किस प्रवृत्ति के माप का किया जाता है। व्यवसाय में तो सबसे ज़्यादा किसका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, यहाँ पे बहुलक। ऑप्शन नंबर क्या है आपका,
डी सही है, करेक्ट आंसर बहुलक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। समय को आंकड़ों डाटा के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में निम्न में से कौन सा युग्मन सही है? यानी जो आपको युग्मन इतने दे रहे हैं तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा युग्मन क्या है आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ये, बताइए आप इनमें से देखिए क्या सही है। तो 9 में जो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही है, पहला वाला ही, माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10। किस श्रेणी में गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन हमेशा किसी तुलना में कम होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, समांतर माध्य होता है। आप सबको इसका आंसर ये पता रहा होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी श्रेणी में कोई भी पद या मूल्य शून्य हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा माप शून्य हो जाता है? तो बताइए 11 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही होगा, गुणोत्तर माध्य जीएम। अगला देखेंगे आप, जब बदलाव की औसत दर या अनुपात या सूचक संख्या का पता लगाना हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप सबसे उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर जो आपका होगा गुणोत्तर माध्य होगा। आप देख पा रहे हो गुणोत्तर माध्य से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप एग्जाम से पहले पहले 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस को देखना है, तभी आप एग्जाम में सही कर पाएंगे। अब आपको 3 से 4 बार, 2 से ज़्यादा बार ही देखना है, क्योंकि ये स्टैटिक्स है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्टैटिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेगी भी नहीं। यही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। को जो बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह जाते हैं वो हम आपको दूसरे जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें अवेलेबल करा देंगे। और इसके पहले हमने डियर स्टूडेंट्स जो आपका स्टैटिक्स का ओल्ड पेपर है वो ओल्ड पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं 2023-24 का जो ओल्ड पेपर है स्टैटिक्स का, वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। आप वहाँ पे उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि वो वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, यदि आप राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, अदर विश्वविद्यालय के स्टूडेंटों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमने वो वीडियो अपलोड कर दिया है 2022-23 का, वो पेपर पढ़े हैं तो पेपर आप ज़रूर वॉच करिएगा। आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर मिल जाएंगे, जितने भी आपके एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं सभी के ओल्ड पेपर आपको हमारे इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, औसत गति की गणना के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, इसका आपका हरात्मक भारित हरात्मक माध्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, कृषि जोतों के आकार की गणना के लिए कौन सा माध्य सबसे उपयुक्त रहता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बहुलक होगा। चलिए अगला देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगला है आपका अपीकरण का सरलतम माप है, अपीकरण का जो है सरलतम माप है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, विस्तार यानी रेंज। अगला देखेंगे आप डियर स्टूडेंट्स, अगला है आपका विचारण वर्ग है। तो विचारण वर्ग क्या है आपका, इसमें से विचारण वर्ग पूछ रहा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमाप विचलन। तो डियर स्टूडेंट्स ये चैनल है आपका, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना, एग्री नॉलेज 9198। सारे वीडियोज आपको किसी भी सेमेस्टर को सभी इसमें मिलेंगी। हमने अलग अलग आप सभी की प्लेलिस्ट बना दी है, एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सभी का अलग अलग इसमें से प्लेलिस्ट बना दिया है कि आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना पड़े, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, किसके संबंध में गणना करने पर माध्य विचलन न्यूनतम होता है? तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी, माध्यिका होगा। अगला देखेंगे हम, यदि सभी वेरिएंट मोल समान हो तो उदाहरण 888, तो इनका प्रमाप विचलन क्या होगा? तो बताइए इसका जो प्रमाप विचलन क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम, विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जाती है। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है किसका, सीबी का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका ए होगा।
ये आपका राइट आंसर है इसका। चलिए अगला देखेंगे हम। अप अपीकीरण की इकाई रहित माप है। इसके जो इकाई रहित माप है तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विचरण गुणांक। अगला देखेंगे हम। द्वितीय केंद्रीय परिधात यानी मोमेंट समांतर माध्य से हमेशा किसके बराबर होता है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा यहाँ पे, विचरण यानी वेरिएंस के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं स्टूडेंट हम। प्रथम केंद्रीय परिघा प्रथम केंद्रीय परिधात हमेशा होता है, तो बताइए क्या होता है इसका? जो राइट आंसर होगा आपका शून्य होगा हमेशा, सबको आपको पता होगा इसका आंसर। चलिए अगला देखेंगे हम। माध्य से सिमिट्रिकल ना हो तो क्या कहते हैं? माध्य से सिमिट्रिकल ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो बताएंगे आप इसका आंसर। नहीं नहीं, ये एक ये है आपका, जब एक आवृत्ति विचरण माध्य से सिमेट्रिकल ना हो तो इसको क्या कहेंगे? ये पूरा आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 23 का है। 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं स्टूडेंट हम। कर्व जो बहुत अधिक नुकीला हो तथा उनके ये आपका उनका आप बीटा का मान 3 से अधिक हो तो क्या कहेंगे उसको? आप बताइए। अगर ये आपका बीटा है ना, बीटा 2 से मान आपका अधिक होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो 24 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपको बी होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। चलिए स्टूडेंट्स, जब आंकड़ों का विचरण सतत यानी कंटिन्यूअस श्रेणी की दिशा में हो तो कौन सा वितरण लागू होता है? तो 25 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, साधारण वितरण। अगला देखेंगे हम डियर स्टूडेंट्स। साधारण वितरण एनडी किसकी देन है? तो ये किसकी देन है साधारण वितरण आपका? ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, डिमोव रे। ये है इन्होंने दिया था। अगला है आपका बाइनोमियल बाइनोमियल वितरण बहुत ही उपयोगी होता है जब आंकड़े क्या होते हैं? मतलब डैश डैश करके दिया, तो जब आंकड़े कैसे होंगे तब होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही होगा, जब खंडित होंगे। चलिए अगला देखते हैं स्टूडेंट्स। बाइनोमियल वितरण का माध्य है, बताइए इसका जो माध्य है तो कितना? 28 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एनपी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे 29 में क्या पूछ रहा है। चलिए, साधारण वितरण का माध्य से प्रथम व तृतीय परिधात यानी मोमेंट होता है, तो 29 का जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे 0 होगा। चलिए अगला देखेंगे स्टूडेंट्स हम। नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के B1 और B2 कंस्ट्रेंट क्रमशः होते हैं, तो कैसे होते हैं? इसका जो राइट आंसर है 0 और 3 होंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आपको एग्जाम से पहले कई बार तक देखना है, तभी आप वहाँ पे सही कर पाएंगे। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि आपने देखा और आपको लगेगा कि ये भी सही होगा वो भी सही होगा। तो अभी आपके पास समय है, आप 3 से 4 बार अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। तो बाकी आप लोगों की इच्छा है, हमारा काम आपको समझाना, बताना, पढ़ाना है, और बाकी खुद से पढ़ना ये आपका काम है। चलिए अगला है स्टूडेंट्स, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन समांतर माध्य है, तो जो 31 का राइट आंसर है आपका, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका यहाँ पे एम हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखेंगे। समांतर माध्यम विचरण हमेशा से समान होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 32 का आपको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। अगला है, बिना अंतर नो डिफरेंस की परिकल्पना क्या कहलाती है? नो डिफरेंस की परिकल्पना क्या कहलाती है? तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी होगा, शून्य परिकल्पना कहलाती है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए थोड़ा ये पीडीएफ डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अगले। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 34 में? प्रथम प्रकार की त्रुटि की प्रायिकता कहलाती है, जो आपकी फर्स्ट त्रुटि की क्या प्रोबेबिलिटी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सार्थकता स्तर। चलिए अगला देखेंगे स्टूडेंट्स हम।
अध्ययन में अंतर सिग्निफिकेंट है या नहीं है, आकलन के लिए सांख्यिकी की विधि को क्या कहेंगे? ये सिग्निफिकेंट से आपको पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर ए, सार्थक परीक्षण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला देखेंगे, दो माध्यमों के बीच अंतर के सार्थक परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका 36 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जेड टेस्ट। आपने पढ़ा होगा टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, तो ये उसी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? जेड टेस्ट आएगा। चलिए अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टी परीक्षण का प्रयोग तब किया जाता है, स्टूडेंट टी परीक्षण का प्रयोग क्या है, तब किया जाता है जब सैंपल साइज का हो समष्टि विचलन यानी एसटी ज्ञात ना हो। एसटी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात ना हो, उस कंडीशन में ये पूछ रहा है। तो बताइए, आप लोगों को खूब क्लास में थ्योरी पढ़ाई गई है और सर ने आपको खूब सारा ये पूरा स्टैटिक्स थ्योरी में पढ़ाया है, तो आप इसका आंसर बताएं, है ना। स्टैटिक्स के जो सर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपको, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो जो बच्चे क्लास करने आ रहे हैं। और जो क्लास करने ही नहीं आते ऑफलाइन में, तो उनके लिए सुविधा इसीलिए आपके लिए प्रोवाइड की गई है कि आप कम से कम इतना तो कर ही लें कि अच्छे नंबर ले आएँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, आकार कैसा होना चाहिए? छोटा हो। चलिए अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या है इसमें, युग्मित युग्मित ऑब्जर्वेशन के मध्य अंतर के सार्थकता परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बताइए कौन सा परीक्षण किया जाएगा इसमें? कमेंट करके आप फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा युग्मित टी परीक्षण। क्या होगा भाई? युग्मित टी परीक्षण। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन से आपका, स्वतंत्र स्वतंत्र प्रतिदर्श के दो माध्य के अंतर के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो 39 में आपको पूछ रहा है कौन सा परीक्षण किया जाएगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यहाँ पे टी परीक्षण किया जाएगा। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स हम। अगला है आपका, अगला अनुयोजन की उत्कृष्टता की जांच के लिए कौन सा सांख्यिकी परीक्षण किया जाएगा? तो बताइए इसका आपको कौन सा परीक्षण किया जाएगा, यहाँ पे कौन सा किया जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ये और ये नहीं होंगे, है ना। इतना तो आप समझ ही गए होंगे अब। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका, अगला जो आपका आंसर है, अगले में आपका पूछ रहा है अगला क्वेश्चंस में कि इसका जो मान होता है हमेशा धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? तो आप लोग बताइए कि जो धनात्मक होता है या ऋणात्मक होगा, क्या इसका मान होगा? 41 में पूछ रहा है, 41 का जो राइट आंसर होगा कैसा होगा बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखें। चला आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा, -1 से -+ किसका मान होता है? क्या आप मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें से किसका मान -1 से +1 के बीच आना चाहिए तभी वो आपका सही होता है? क्या होता है? कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन या टी टेस्ट, जेड टेस्ट, क्या है ऐसा? आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि -1 से +1 के बीच में किसका मान होना चाहिए, तो ही वो आंसर सही माना जाएगा। कमेंट करके सब लोग बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला है आपका, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। इसमें से आपका क्या इन्होंने पूछा था, ठीक है, ये वाला इसका आंसर क्या बताया हमने आपको, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। इसमें ये काई स्क्वायर का मान पूछ रहा था, काई स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है, काई स्क्वायर के लिए इसका होता है, लेकिन हमने आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है, ठीक है। तो आप इसका आंसर ये सी मानेंगे, ऐसा नहीं कि आप इसको कह दें कि आपने इसमें भी टिक लगाया। ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि -1 से +1 के बीच में किसका मान होता है, वो हमें कमेंट करके आप सब लोग बताएंगे। और इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे आपका, किस सूत्र की सहायता से काई स्क्वायर की गणना की जाती है? तो बताइए, इतने सारे सूत्र हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा काई स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ना। ये है आपका, ये आपने देखते ही पहचान लिया होगा।
जाना-पहचाना सा लग रहा है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, का स्क्वायर बराबर, ठीक है? चलिए अगला देखेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, का स्क्वायर की गणना के लिए n की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो नंबर ऑफ संख्या कितनी होनी चाहिए का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आपकी मिनिमम 50 होना चाहिए, कम से कम 50। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, का स्क्वायर परीक्षण के लिए किसी भी प्रत्याशित कोष्ठ की आवृत्ति कम नहीं होनी चाहिए और यह कम से कम डैश डैश इतनी होनी चाहिए। तो बताइए 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अगला देखेंगे हम। अगले में आपका पूछ रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको अगले पार्ट में अवेलेबल करा देंगे। डियर स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें, सबको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।